by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। क्या पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश फिर से बंटने वाला है? क्या बांग्लादेश और म्यांमार के इलाकों को तोड़कर नया ईसाई मुल्क बनाने की तैयारी कहीं चल रही है? गोरी चमड़ी वाला वो शख्स कौन था जिसने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को एक अजीबोगरीब ऑफर दिया? ये सवाल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक भाषण के बाद सबके जहन में कौंध रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेश को तोड़कर एक अलग ईसाई मुल्क बनाने की साजिश चल रही है। बात यहीं तक सीमित नहीं, इस दावे का एक सिरा हिंदुस्तान से भी जुड़ता है। हसीना ने कहा है कि साजिश के तहत म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्से अलग किए जाएंगे। ये दोनों देश भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हसीना के इल्ज़ाम सही हैं तो भारत को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन क्यों? आज के शो में इसी की बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात बांग्लादेश की। पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। दो देशों से उसकी जमीनी सीमा लगती है, भारत और म्यांमार। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। कौन कौन? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। आबादी लगभग 17 करोड़ है बांग्लादेश की। 90% से अधिक लोग इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हैं। लगभग 8% हिंदू हैं यहाँ। इस्लाम राज्य की धर्म है, हालांकि संविधान ने सभी धर्मों को बराबरी के अधिकार की बात की है। बांग्लादेश दिसंबर 1971 में नया मुल्क बना, पाकिस्तान से अलग होकर। पहले पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी की थी वहाँ के लोकल्स के अलावा तो वो हिंदुस्तान की थी। मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने से लेकर पाकिस्तानी फ़ौज से जंग लड़ने तक भारत साथ खड़ा रहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 16 दिसंबर 1971 को उसकी फ़ौज ने ढाका में सरेंडर किया। तब जाकर बांग्लादेश की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश की आज़ादी को मान्यता भी दी। वे भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद पिछले 53 वर्षों में इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं। ये हुई बेसिक बातें। अब आते हैं हालिया मुद्दे पर। 23 मई को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना गोनो भवन में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल 14 पार्टियों के साथ मीटिंग कर रही थी। गोनो भवन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। इस मीटिंग में देश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में शेख हसीना ने दावा किया कि बांग्लादेश को बांटने की साजिश हो रही है। उन्होंने इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने दावा किया कि जनवरी 2024 में आम चुनावों से पहले उनसे एक गोरे शख्स ने संपर्क किया था। आसानी से चुनाव जिताने का ऑफर दिया उसने। बदले में बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाज़त की मांग की। शेख हसीना ने कहा कि उसका ऑफर ठुकरा दिया उन्होंने। हमने अपने दम पर आज़ादी ली है, ऐसा उन्होंने कहा। मैं अपने देश को किराए पर देकर या किसी दूसरे देश को सौंपकर सत्ता में नहीं आना चाहती। मुझे ऐसी सत्ता की ज़रूरत नहीं। शेख हसीना ने यह भी कहा कि यह देश बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक ईसाई मुल्क बनाना चाहता है, ईस्ट तिमोर की तरह। इस मुल्क का बेस बंगाल की खाड़ी में होगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये तो हुआ शेख हसीना का बयान। हालांकि उन्होंने इसका एक सिरा खुला छोड़ दिया। किसी देश का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखने वाले सीधे सीधे अमेरिका का नाम लेते हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। हसीना ने लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव से पहले ही अमेरिका ने विरोध शुरू कर दिया था। कहा था कि उसको निष्पक्ष चुनाव का भरोसा नहीं, सरकार को विपक्षी पार्टियों से समझौता करना चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत पीटर हास ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मीटिंग की। उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर लेक्चर भी दिया। विपक्षी पार्टियों से मुलाकात की मांग रखी उन्होंने। इससे हसीना सरकार काफ़ी नाराज़ हुई। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका की आलोचना की। इसके बावजूद अमेरिका ने राग अलापना छोड़ा नहीं। चुनावी नतीजा आने के बाद अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश के चुनाव ना तो स्वतंत्र थे, ना ही निष्पक्ष। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। इसके अलावा चीन को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका को बांग्लादेश के साथ की ज़रूरत है। इसलिए कहा जा रहा है कि एयरबेस बनाने की मांग के पीछे यूएस हो सकता है। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने एक्सपर्ट्स से पूछा कि बांग्लादेश और म्यांमार के इलाकों को काटकर ईसाई देश बनाने की साजिश की सच्चाई क्या है। क्या बांग्लादेश में ऐसा कोई आंदोलन पहले से चल भी रहा है? देखिए, बांग्लादेश में ऐसा कोई आंदोलन इस लेवल पे तो पहले नहीं चला है, मगर हमें पता है कि अभी जब जो इलेक्शंस हुए थे
उसमें यूएस का बहुत इंटरफेरेंस रहा था। बड़ी बयानबाजी भी हुई थी। शेख हसीना जी को वार्न भी किया गया था कि डेमोक्रेसी को स्टैंडर्ड रखना है। उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सैंक्शन किया गया था। शेख हसीना जी के पार्टी के लीडर्स को भी सैंक्शन किया गया था। ये सब इंटरनेशनल इंटरफेरेंस माना जाता है। कहीं भी आप किसी भी देश में जाइए, दिस इज़ इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। और उस टाइम भी जितने भी ऑब्जर्वर्स थे, एनालिस्ट थे, जो इस रीजन को देखते हैं, जो इस रीजन को समझते हैं, उन सब का एक ही कंसेंसस था कि ये बड़ा एक अलग तरीके का अननेचुरल इंटरफेरेंस है बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में। अब इसके एक या दो कारण थे यूएस के लिए जो हम समझ सकते हैं कि उनको लग रहा था कि शेख हसीना जी चाइना से क्लोज हो रही हैं। उनको लग रहा था कि हमारा जो कंट्रोल है बांग्लादेश पे वो कम हो रहा है। तो ये तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और जो रिलेशनशिप्स हैं बांग्लादेश और यूएस के बीच में वो पहले जैसे ठीक नहीं रहे हैं, डिटीरियरेट हुए हैं। मगर ये जो उनका जो बयान है बहुत एक इम्पॉर्टेंट बयान है। ये इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। और ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ये खाली बांग्लादेश को नहीं इम्पैक्ट करता है मगर म्यांमार को भी इम्पैक्ट करता है और इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है, स्पेसिफिकली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को। शेख हसीना का आरोप है कि एक देश बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में नाम नहीं लिया, मगर सबसे ज्यादा शक यूएस पर जताया जा रहा है। इस शक की वाजिब वजह भी बताई जा रही है। मसलन अमेरिका ने बांग्लादेश के कई नेताओं और रैपिड एक्शन बटालियन पर प्रतिबंध लगाए हैं, शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाए हैं, चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है, ऐसा इल्ज़ाम है। अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्ते डावाडोल क्यों हो गए, बांग्लादेश से अमेरिका के कौन से हित जुड़े हैं, अब ये जानिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो उस टाइम पे जितना हमें इंफॉर्मेशन था, जितने लोग इस एरिया को देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उनका ये कहना था कि एक बैलेंसिंग एक्ट अमेरिका प्ले कर रहा है कि ताकि शेख हसीना जी और उनकी पार्टी का ज़्यादा रिलेशनशिप चाइना के साथ ना बढ़े। मगर अब जो उनने बयान दिया है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नया एक स्ट्रेन अब लाइट में आया है, कि एक नया इंफॉर्मेशन लाइट में आया है जो हमें बताता है कि जो प्लान है वो काफ़ी हद तक काफ़ी बड़े प्लान है। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। और अगर आप देखोगे पिछले कई महीनों से जब से शेख हसीना जी की पार्टी ये इलेक्शन जीती है, काफ़ी महीनों से KNF कुकी नेशनल फोर्स करके एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिनका एक्टिविटी इस एरिया में काफ़ी बड़ा है। बैंक रॉबरीज भी हुई हैं, इनके ऊपर जो एक्शन लिया गया है वो भी एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स लिया गया है। ये हमें बताता है कि इनके लिए ये बांग्लादेश अथॉरिटीज़ के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और अब ये जो पहली थी ये धीरे धीरे हमें समझ आ रहा है कि जैसे शेख हसीना जी ने जो बयान दिया है कि ये एक लार्जर एजेंडा है क्रिश्चियन स्टेट बनाने का। अब क्रिश्चियन स्टेट ये जो एरिया में बनाने का जो ये इनका इंटेंशन है, ये कोई नया, जैसे मैंने कहा, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है इसका। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी देखें, हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसी, लॉन्गेस्ट रनिंग सेसेशनिस्ट ग्रुप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया है नागालैंड फॉर क्राइस्ट। माने एक देश जो कार्व आउट होएगा नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स को लेके, जो एक क्रिश्चियन स्टेट बनेगा। उनका स्लोगन ही नागालैंड फॉर क्राइस्ट था। तो ये चीज़ हमने इस रीजन में पहले देखा है। अगर आप उनके बयान को और बारीकी से देखेंगे, आपको ये भी दिखाई देगा कि उनने ईस्ट टिमोर का एक एग्जाम्पल दिया है। ईस्ट टिमोर का इसलिए उनने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि जब नागालैंड फॉर क्राइस्ट ये जो एरिया था, ये सेसेशनिस्ट जो ग्रुप था, जब ये कार्व आउट नहीं कर पाए ये नया देश, तब ईस्ट टिमोर के ऊपर कंसंट्रेशन गया और ये डबल लेवल पे गया। एक तो इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व थी, मगर मिशनरी एक्सपीरियंस भी था। ये लोग ऐसा नहीं कि
ये लोग क्रिश्चियंस थे, इनको बनाया गया। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखोगे, ये पोस्ट 1950s का फिनोमिनन है कि कन्वर्जन बहुत स्पीड से बढ़ा है। ईस्ट तिमोर में भी वो था, और उसके बाद यही जो हम यहाँ देख रहे हैं बांग्लादेश में, जो ये शेख हसीना जी इंडिकेट कर रही हैं, वही ईस्ट तिमोर में हुआ। तो वो उनका एग्जाम्पल लेके कह रही हैं कि ऐसा कुछ यहाँ भी हो सकता है। और भारत के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है। ये जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा है, हमारे जैसे लोग जो 18-18 साल इस रीजन में काम कर चुके हैं, ये चीज़ बहुत ओपन थी। अगर आप मणिपुर का भी अभी मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का किस्सा देखेंगे, इसमें भी आपको एक ग्रेटर जालिंगाम का एक आइडिया उभरता हुआ दिखेगा। और अगर आप ग्रेटर जालिंगाम देखें, जालिंगाम माने एक ग्रेटर एरिया है फॉर जो ट्रांसनेशनल एथनिक ग्रुप्स जो हम कहते हैं, जो एथनिक ट्राइब्स होते हैं, जो बाउंड्री के इस साइड भी रहते हैं, उस साइड भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, म्यांमार में भी रहते हैं, उनका मिलजुल के एक लार्जर जियोग्राफिकल एरिया बनाने का उनका सोच है। इसको हम सेसेशनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। सो जो शेख हसीना जी बोल रही है, उसमें ऐसी कोई दोहराई नहीं है कि ये गलत हो सकता है, कि ये डिस्ट्रैक्शन के लिए, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं, काफ़ी लोग एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट्स दे रही है। मगर मेरे को नहीं लगता है कि उसकी वजह से, मेरे को लगता है ये बड़ी पॉसिबिलिटी है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता आती है तो उसका असर हिंदुस्तान पर पड़ सकता है। यह हमने इतिहास में कई बार देखा भी है। क्या शेख हसीना के बयान के बाद भारत को चिंता करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमको चिंता करने की ज़रूरत है, और हम चिंतित रहे हैं काफ़ी टाइम के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारा भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग सेसेशनिस्ट ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में निकला था, वो भी एक काफ़ी एनालिस्ट का कहना है, मेरा मानना है कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा था कि ऐसा एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए जो बेस बन सके इंटरनेशनल एजेंसीज को ऑपरेट करने के लिए, और एक ज्योग्राफिकल एरिया बन सके जहाँ से दूसरे देशों पर, स्पेशली चाइना के ऊपर नज़र रखा जाए, और कोई भी अगर ऑफेंसिव हो, एक ज्योग्राफिकल एरिया रहे जहाँ से एक डिफेंस की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम। उसके ऊपर अगर आप देखिए, म्यांमार में भी अभी बड़ी इंस्टेबिलिटी है। वो इंस्टेबिलिटी इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। उसमें भी जैसे मैंने कहा, ट्रांसनेशनल एथनिक ट्राइब्स हैं। ट्रांसनेशनल माने, जैसे मैंने आपको समझाया कि इस साइड भी और उस साइड भी सेम कम्युनिटी रहती है। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एक वार्निंग साइन है कि इन एरियाज़ में ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहर के फैक्टर्स हैं, जिनको इंटरेस्ट है, जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना सकते हैं जिसमें इंस्टेबिलिटी पैदा हो। और इंस्टेबिलिटी किस लिए? इंस्टेबिलिटी ताकि कंट्रोल हो, इंस्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट्स, कंट्रोल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और कंट्रोल कि साउथ ईस्ट एशिया में एक बेस बने, साउथ एशिया में एक बेस बने। तो ये सब रीजंस के लिए, इंडिया के लिए ये बहुत एक वार्निंग है और चिंता करने की बात है। एंड आई थिंक इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन, स्पेशली शेख हसीना जी के साथ शी लीडिंग द गवर्नमेंट, बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को लगता है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स और ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा होएगा, और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बाहर निकल के आई है, बट आई एम श्योर कि इसके ऊपर इंडिया के साइड से भी नज़र रखा जा रहा है। बांग्लादेश के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं इजराइल, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। ये क्लिप आप देखिए। ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים, ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. अभी आपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुना, जो बता रहे थे कि 26 मई को रफा में शरणार्थी कैंप पर हुआ हमला एक दुखद त्रासदी है। हम मामले की जांच कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हमले में 45 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं थे। 200 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। कैसे घटी है त्रासदी? 26 मई की रात इजराइल ने रफा के तल अल सुल्तान इलाके पर हवाई हमला किया। हमले के बाद पास के कैंप में ज़बरदस्त आग लग गई। अधिकतर लोगों की जान इसी आग में झुलसने से गई।
प्रत्यक्षदर्शियों ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि आगजनी के वक्त लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने दावा किया कि एयर स्ट्राइक हमास के 2 कमांडर्स को निशाना बनाकर की गई थी। अटैक से पहले टारगेट वाली जगह का ड्रोन से मुआयना किया गया था और आम लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था। इसके बावजूद इतने लोग मारे गए, इसलिए इजराइल के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। किसने क्या कहा? हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने युद्ध अपराध किया। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने लिखा, गाजा में एक भी सुरक्षित जगह नहीं है, यह आतंक रुकना चाहिए। मिडल ईस्ट के देशों ने एक सुर में इजराइल की आलोचना की। इजिप्ट ने कहा कि गाजा को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। कतर बोला कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खतरनाक उल्लंघन है। सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है। इजराइल के सहयोगी फ्रांस ने भी इजराइल को निशाने पर लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन EU, जर्मनी, कनाडा और इटली जैसे देशों ने भी इजराइल को रफा ऑपरेशन रोकने के लिए कहा है। इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने घटना की गंभीरता को कमतर करके कहा कि सिविलियंस की जान की सुरक्षा होनी चाहिए। जब इजराइल की चौतरफा निंदा हुई तो उससे ध्यान देने को मजबूर होना पड़ा। पहले IDF ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सफाई भी आई। 27 मई को उन्होंने संसद में घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, मगर ये भी बोले कि इस घटना का रफा ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सुनिए। הלחץ שמופנה מבית ומחוץ כלפי ממשלת ישראל, שנלחמת בכל כוחה להחזיר את החטופים, רק מקשיח את עמדותיו של סנוואר שדורש מישראל תנאי כניעה שמסכנים את קיומה, ולכן אנחנו לא יכולים להסכים להם. אני מבקש להעביר, אני לא מוכן להיכנע ולהתקפל. אני לא מוכן לסיים את המלחמה לפני השלמת כל יעדיה. גיבורינו לא נפלו לשווא. אם ניכנע, הטבח, האונס והרצח של 7 באוקטובר יחזרו על עצמם שוב ושוב ושוב, בדיוק כפי שחמאס הבטיח. והתדריכים השקריים הללו שחוזרים על עצמם, ערב ערב חוזרים על עצמם גם היום פה, בדוכן הזה. שאנחנו המכשול, הם ספין שקרי שלא רק שפוגע במשפחות, זה ברור, ליבי איתם. הוא עושה דבר הרבה יותר גרוע. הוא מרחיק את השחרור. הוא פוגע במשא ומתן. כי במקום שהלחץ יהיה מופנה כלפי סינואר, שבמרתפים שלו מוחזקים החטופים והחטופות, הוא מופנה כלפי ממשלת ישראל. ישראל מתבקשת שוב ושוב לעשות עוד ויתור ועוד ויתור ועוד ויתור. אז מדוע שסינואר ייכנס ללחץ? הוא יושב בבונקר שלו, מחכך את ידיו בהנאה, ושמח שעושים בשבילו את העבודה. חברי הכנסת, אזרחי ישראל, את הלחץ צריך להפעיל בכיוון הנגדי, נגד החמאס, ואנחנו עושים זאת. כל בלתי מעורב שנפגע זה טרגדיה, אצל חמאס זה אסטרטגיה. זה כל ההבדל. इस घटना पर बवाल क्यों हुआ? 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश। इजराइल का हमला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के उस फैसले के ठीक बाद हुआ जिसमें ICJ ने रफा अटैक रोकने का हुक्म दिया था। ICJ यूनाइटेड नेशंस की सर्वोच्च अदालत है। ये देशों के बीच विवादों का निपटारा करती है। वहाँ इजराइल के खिलाफ जनसंहार का मुकदमा चल रहा है। ICJ में इजराइल के केस के बारे में विस्तार से हम दुनियादारी में पहले बात कर चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम फिलहाल शो की तरफ लौटते हैं। चूंकि ICJ का फैसला बाध्य नहीं है और इजराइल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या देश की बात मानने से इनकार करता रहा है, इसलिए ICJ के आदेश का कोई मतलब नहीं रहा। हालांकि इसने इजराइल पर नैतिक दबाव जरूर बनाया। इसके कुछ घंटे बाद रफा में शरणार्थी कैंप पर हवाई हमले की खबर आ गई। दूसरी वजह रफा को लेकर जताई जा रही चिंता से जुड़ी है। इजराइल फरवरी 2024 से रफा पर हमले की योजना बना रहा था। रफा गाजा पट्टी का सुदूर दक्षिणी शहर है, इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ। जब अक्टूबर 2023 में जंग शुरू हुई तब इजराइल का फोकस उत्तरी गाजा पर था। हमले से पहले उसने आम लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए कहा। फिर लाखों लोग भागकर दक्षिण की तरफ गए। जैसे जैसे इजरायली फौज दक्षिण की तरफ बढ़ी, विस्थापितों का काफिला भी पीछे खिसकता गया। अंत में वो रफा में जाकर रुके, क्योंकि उससे आगे जाने का तो विकल्प था नहीं और ना ही इजाज़त थी, क्योंकि लैंड बॉर्डर ख़त्म हो रही थी वहाँ। अक्टूबर 2023 में रफा की आबादी 2.5 लाख थी। फरवरी 2024 तक वहाँ 15 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे थे। उनमें से अधिकांश शरणार्थी ही थे।
इजरायल ने दावा किया कि रफा हमास का अंतिम गढ़ है, उसने वहीं पर बंधकों को छिपा कर रखा है, इसलिए रफा पर हमला करना बेहद ज़रूरी है। इस प्लान का अमेरिका समेत इजरायल के कई सहयोगी देशों ने विरोध किया। अरब देश भी नाराज हुए। उनका तर्क रहा कि रफा में सैन्य ऑपरेशन से मानवीय संकट पैदा हो सकता है, अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है। मगर इजरायल अपने प्लान पर अड़ा रहा। आखिरकार 6 मई को वॉर कैबिनेट ने रफा ऑपरेशन पर मुहर लगाई। 26 मई के अटैक ने उन चिंताओं को सच साबित कर दिया जिनकी वजह से रफा पर हमले का विरोध हो रहा था। अब अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। 27 मई को रफा बॉर्डर पर इजरायल और इजिप्ट के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई। इसमें इजिप्ट के एक सैनिक की मृत्यु भी हो गई। आईडीएफ ने कहा कि मामले की जांच जारी है, इजिप्ट के साथ बातचीत चल रही है। इजिप्ट सुनामी ने अपने आधिकारिक बयान में इजरायल का नाम तो नहीं लिया, हालांकि उसने अपने सैनिक की मौत की पुष्टि की है। अब ये साफ नहीं है कि गोलीबारी किस परिस्थिति में हुई और कैसे मामला हाथ से बाहर निकला, मगर इस घटना ने वेस्ट एशिया में तनाव कई गुना बढ़ा दिया है। इजिप्ट इजरायल को मान्यता देने वाला पहला अरब देश था। उसने 1979 में इजरायल को मान्यता दी। उससे पहले दोनों देशों के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके थे। डिप्लोमैटिक संबंध स्थापित होने के बाद उसने रिश्ते ठीक किए। 2006 में उसने इजरायल के साथ मिलकर गाजा स्ट्रिप की नाकेबंदी भी की थी। सबके बावजूद इजिप्ट फिलिस्तीन का भी भरपूर समर्थन करता है। उसने हमास के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखे हैं। इसकी बदौलत वो इजरायल हमास के बीच तनाव की स्थिति में मध्यस्थता भी करता है। 27 मई की इस घटना इस समीकरण को तोड़ सकती है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।